हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर ऑल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर की डिफरेंट पावर फ्लो इक्वेशन समझने जा रहे हैं। ये टॉपिक का रिलेवेंस पावर सिस्टम सब्जेक्ट से भी बहुत ज़्यादा है। हम बेसिक जो सर्किट मॉडल लेते हैं किसी भी ऑल्टरनेटर का, वो पावर सिस्टम के मॉडल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कई स्टूडेंट्स जो मुझे कहते हैं कि मैडम पावर सिस्टम पढ़ाइए, तो मेरा पॉइंट यही रहता है कि सबसे पहले मुझे नेटवर्क एनालिसिस, मशीन्स और बाकी एक आध सब्जेक्ट और अदरवाइज नेटवर्क एनालिसिस और मशीन से काफ़ी हद तक आप पावर सिस्टम अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि सारे बेसिक्स वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो आपको ये दो सब्जेक्ट जब आप पढ़ लेंगे तब पावर सिस्टम आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये पार्ट पावर सिस्टम पर भी अप्लाई होता है। जैसा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर या ऑल्टरनेटर का देते हैं, वैसे ही एक्सप्लेनेशन आपका पावर सिस्टम का भी बनता है। तो मैं वो भी बताऊंगी कि क्या सिमिलैरिटी है बेटा। यहाँ पर मैंने एक सर्किट मॉडल लिया है जनरेटर का, जिसमें ये रिफ्लेक्शन है फील्ड एक्साइटेशन का, क्योंकि फील्ड एक्साइटेशन हम जो भी देते हैं उसकी वजह से आर्मेचर पर फेज सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होता है सबसे पहले। तो वो ईएमएफ ईएफ होता है। इसे हम कहते हैं कि जितना भी फील्ड एक्साइटेशन दिया उस हिसाब से ये वोल्टेज इंड्यूस होता है आर्मेचर पर फेज वाइंडिंग में। ये सर्किट मॉडल नेचुरली आर्मेचर पर फेज वाइंडिंग का है। पर फेज में लोड जो लगा के रखा है वो इतना लगा के रखा है कि उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो V एंगल 0 हो रहा है, और इसमें से करंट कितना बह रहा है I। और अगर मैं एंगल्स की बात करूं कि I के साथ कितना एंगल होगा, तो वो डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द लोड होगा। लैगिंग लोड हो सकता है तो पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल होगा, और अगर लीडिंग लोड होगा तो पॉजिटिव एंगल होगा। वो सारी चीज़ें बेसिक्स तो हमारे चलते ही हैं बेटा साथ में एक्सप्लेनेशन में। तो जैसे ही लोड लगाया आई करंट बहने लगा, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज V है, तो ये V वोल्टेज मतलब कौन सा होगा, EF में इस पर्टिकुलर इम्पिडेंस के में से आई करंट बहने पर जो ड्रॉप क्रिएट होता है, तो EF माइनस दिस ड्रॉप विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ये सारी बेसिक चीज़ें पर फेज आर्मेचर सर्किट मॉडल पर मैं आपको बता रही हूँ। सारी आपकी पावर फ्लो इक्वेशंस इसी सर्किट मॉडल से समझने में आती है। और पावर सिस्टम से क्या सिमिलैरिटी है, तो ये अगर मैं पावर सिस्टम का मॉडल बोलूँ तो ये ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस हो जाएगा, ये लोड साइड का रिसीविंग साइड का वोल्टेज लोड और रिसीविंग एंड पर बहने वाला करंट हो जाएगा, या रिसीविंग एंड को सप्लाई होने वाला करंट हो जाएगा लोड करंट, और ये जो हो जाएगा ये इनपुट साइड हो जाएगी, मतलब जनरेटिंग साइड हो जाएगी, जनरेटर के तरफ की साइड हो जाएगी। तो जनरेटिंग स्टेशन के से फीड होने वाला बस बार को जो वोल्टेज होगा वो ये वाला होगा। तो समहाउ ये जो है ये सर्किट मॉडल आपके बेसिक पावर सिस्टम का भी होता है। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो मैंने एब्रीविएशंस दी वो सब समझा चुकी, पर फिर भी बता देती हूँ। V जो है वो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड है पर फेज का। EF जो है वो एक्साइटेशन वोल्टेज है पर फेज का, मतलब दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ एक्साइटेशन गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग एक्चुअली। I जो है वो आर्मेचर करंट है, मतलब इस सर्किट से बहने वाला करंट है, और डेल्टा जो है वो पर फेज का एंगल डिफरेंस है EF और V पर, जो हम फेजर डायग्राम पर समझ लेते हैं। अभी फेजर डायग्राम भी फिर से मैं ड्रॉ करके बताऊंगी, कई बार बताया, पर मुझे पावर फ्लो इक्वेशन से रिलेटेड सारी बेसिक्स को आपको क्लियर करना है, तो मैं हर बेसिक को फिर से रिवाइज करती चल रही हूँ कि क्या क्या चीज़ है। इस डेल्टा एंगल को पावर एंगल भी बोला जाता है, और सिंक्रोनस मोटर की केस में इस डेल्टा एंगल को टॉर्क एंगल भी बोला जाता है। ठीक, अगर मैं इस बेसिक सर्किट मॉडल पर फेज का जो आर्मेचर का है उसकी केवीएल इक्वेशन देखूं तो वो ये वाली है, मतलब EF इज इक्वल टू V प्लस आई ZS हो जाएगा। इसे अगर मैं और ओपन करती तो I और ब्रैकेट में ZS की जगह RA प्लस JXS भी लिख सकती हूँ। तो EF इज इक्वल टू V प्लस IA और ब्रैकेट में RA प्लस ZS। यहाँ पर EF, V और I तीनों फेजर्स है। ZS जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसलिए मैंने उसको बोल्ड यानी मल्टीपल टाइम्स ऐसे उसको ओवरराइटिंग करके उसकी बोल्डनेस दिखा रही हूँ मैं। इस इक्वेशन से अगर मैं I को समझना चाहूँ तो I इज इक्वल टू EF माइनस V अपॉन ZS हो जाएगा। इसको बेसिक आपके सर्किट से ऐसा समझे कि ये एक इम्पिडेंस है जिसमें से बहने वाला करंट किस पर डिपेंड करेगा,
इस इम्पिडेंस के दोनों तरफ के वोल्टेज इस पर डिपेंड करेगा, मतलब इस इम्पिडेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है डिवाइडेड बाय ये इम्पिडेंस मुझे इस इम्पिडेंस से बहने वाला करंट यानी I बता देगा। तो I क्या हो जाएगा, EF माइनस वी अपॉन ZS हो जाएगा, ये आपके I का फेज़र हो जाएगा। अब फेज़र है तो नेचुरली मतलब I जो बन रहा है वो ये फेज़र माइनस वी फेज़र अपॉन ZS कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से बन रहा है। बार बार मैं फेज़र, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सर्किट की इक्वेशंस को आपको समझा रही हूँ, केवीएल इक्वेशन को, या करंट क्या होता है। करंट हमेशा किसी भी कंपोनेंट से बहने वाला उस कंपोनेंट के अक्रॉस के वोल्टेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है, तो वही चीज़ मैंने अभी रिवाइज की। अब इससे अगर मैं फेज़र डायग्राम, उस केवीएल इक्वेशन को फेज़र डायग्राम पर रियलाइज करना चाहूँ तो हमेशा ही करती आई हूँ। बेसिक्स मैंने आपको ट्रांसफार्मर के केस में बताया कि हमेशा फेज़र डायग्राम लोड साइड से ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि लोड के अक्रॉस का वोल्टेज, लोड में से बहने वाला करंट, लोड का नेचर हमको सब कुछ मालूम होता है। मुझे V मालूम है, V को मैंने रेफरेंस ले लिया, इसलिए V फेज़र मेरा V एंगल 0 है, मैंने रेफरेंस ले लिया। V जब लोड के अक्रॉस है तो लोड में से कितना करंट बह रहा है, I करंट बह रहा है, पर लोड का नेचर कैसा है, लैगिंग है, तो I V से माइनस फाई एंगल पर ड्रॉ होगा, तो V फेज़र और फाई एंगल पर लैगिंग आपका I करंट ड्रॉ हो जाएगा। अब केवीएल इक्वेशन को देखूँ तो V के आगे मैं IaRa वोल्टेज ड्रॉप की लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ I, और साथ में IaRa से 90 डिग्री पर, मतलब IA से 90 डिग्री पर मैं I एक्सेस लीडिंग पर ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि ये रिएक्टेंस है और रिएक्टेंस में से बहने वाला करंट रिएक्टेंस के अक्रॉस के ड्रॉप के साथ हमेशा 90 डिग्री लैगिंग पर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट सारे बेसिक्स हमारे IaRa से I एक्सेस 90 डिग्री पर होगा। IaRa और I एक्सेस का जो सम होगा वो IaZS होगा, मतलब IaRa प्लस JI एक्सेस का जो फेज़र सम होगा वो IaZS होगा। तो नेचुरली IaRa प्लस I एक्सेस से मुझे ये IaZA मिल गया, और V प्लस IaZS से, मतलब V फेज़र और IaZS के फेज़र से मुझे EF फेज़र मिल जाएगा। तो पूरा फेज़र डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। EF और V के बीच का एंगल डेल्टा, जिसको मैं फेज़ एंगल बिटवीन दिस पर, दिस इज़ ऑल्सो पावर एंगल डेल्टा, और फाई जो है जिस एंगल से, ये नेचर ऑफ लोड पे डिपेंड कर रहा है फाई एंगल। ये जो पूरा ट्रायंगल है जो कि IaRa, I एक्सेस और IaZS से बन रहा है, ये मेरे लिए बेटा वोल्टेज ट्रायंगल है, जो मैं बेसिक्स AC सर्किट्स में पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरे AC सर्किट्स की प्लेलिस्ट में देखिएगा, मेरा पावर ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पिडेंस ट्रायंगल से रिलेटेड वीडियो है AC सर्किट्स का, AC पावर फ्लो से रिलेटेड, जहाँ पर पावर फैक्टर भी समझाया हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल है ये आपका वोल्टेज ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल से मैं इम्पिडेंस ट्रायंगल भी बना सकती हूँ। तो ये मेरी RA हो जाए। तीनों लाइंस को, तीनों फेजर्स को अगर मैं करंट से डिवाइड कर देती हूँ तो IaRa अपॉन IaRa हो जाएगा, दिस अपॉन IA मतलब एक्सेस हो जाएगा, दिस अपॉन I मतलब ZS हो जाएगा। तो उसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, जिसमें बेस जो है वो RA है, परपेंडिकुलर जो है वो एक्सेस है, और ये जो हाइपोटेनियस है, ये एंगल तो 90 डिग्री का है बेटा, तो ये जो हाइपोटेनियस है वो ZS हो गया है। इस ट्रायंगल के दो एंगल्स हम डिफाइन करें, एक ये वाला थीटा Z डिफाइन करें और ये वाला अल्फा Z डिफाइन करें। तो ये थीटा Z एंगल हो गया, आप जूम करके देखिए बेटा, ये थीटा Z एंगल हो गया और ये वाला एंगल अल्फा Z हो गया। इन एंगल्स का भी हम पावर इक्वेशन, पावर फ्लो इक्वेशंस फॉर्म करने में यूटिलाइज करते हैं इन एंगल्स के वैल्यूज़ को भी बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व कर, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज का कंटेंट टफ नहीं है बेटा, पर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सारा आपको ध्यान देना है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके आपके बड़े बड़े कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। तो इसलिए ये बहुत बेसिक सा है पावर फ्लो इक्वेशंस, ऑल्टरनेटर की या सिंक्रोनस जनरेटर की, आउटपुट साइड की, इनपुट साइड की, उसका कॉम्प्लेक्स पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, सब कुछ आपको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। इसलिए मैं इस कंटेंट को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब जैसे ही फेज़र डायग्राम
क्लियर हो गया। तो मैं EF को डिफाइन कर सकती हूँ, V मेरा रेफरेंस है तो V एंगल 0 ये मेरा रेफरेंस हो गया, ये मेरा रेफरेंस फेज़र हो गया V एंगल 0। V एंगल 0 से डेल्टा एंगल लीडिंग पर EF है तो EF फेज़र हो जाएगा EF एंगल डेल्टा। I जो है वो V रेफरेंस से -φ एंगल पर है तो I फेज़र को डिफाइन कर सकती हूँ I एंगल -φ। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ZS है तो इस इम्पिडेंस ट्रायंगल से ZS भी RA + JXS, और हमें पता ही है ZS जो है वो RA + JXS होगा। ZS कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रेक्टेंगुलर में ना शो करके पोलर में शो करूँ तो पोलर में क्वांटिटी ZS हो जाएगी जो कि √R² + x² होगा, और थीटा Z जो है उसका एंगल है पोलर क्वांटिटी का। थीटा Z डिफाइन होता है tan इनवर्स ऑफ XS अपॉन RA से, और इस इम्पिडेंस ट्रायंगल पर देखें तो अल्फा Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 - थीटा Z, और अल्फा Z को मैं डिफाइन करने जाऊँ तो वो tan इनवर्स ऑफ RA अपॉन XS हो जाएगा। जस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑल्टर हो जाएंगे इस केस के। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं आ जाती हूँ कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर। अब ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर में होती है। आप AC सर्किट्स के बेसिक वाला प्लेलिस्ट मेरा देखिएगा जिसमें कॉम्प्लेक्स पावर को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसे हम एपेरेंट पावर भी कहते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है। इस पावर का रियल पार्ट एक्टिव पावर होती है और इमेजिनरी पार्ट होता है जो रिएक्टिव पावर होती है। तो अभी यहाँ पर हम इस जनरेटर से लोड को फीड होने वाली पावर चेक कर रहे हैं या पावर समझना चाह रहे हैं, तो नेचुरली वो वोल्टेज इनटू करंट ही होगा, पर वो वोल्टेज इनटू करंट मतलब वोल्टेज इनटू करंट कॉन्जुगेट होता है। बेटा इसका भी लॉजिक मैंने दिया है कि वोल्टेज इनटू करंट ना होके कॉम्प्लेक्स पावर, DC पावर देखोगे तो वोल्टेज इनटू करंट होता है, पर AC पावर देखते हो तो वोल्टेज इनटू करंट कॉन्जुगेट होता है। इस पर्टिकुलर जिस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है उसको मैं आई बटन या एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। VI कॉन्जुगेट आपकी कॉम्प्लेक्स पावर हो गई, और वो कॉम्प्लेक्स पावर POG + JQOG होगा। O फॉर आउटपुट, G फॉर जनरेटर। तो सब में कॉम्प्लेक्स पावर, आउटपुट कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ जनरेटर, एक्टिव कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ जनरेटर, रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ जनरेटर, इस तरीके से। और सेम एब्रीविएशन यहाँ लगाऊं। सिमिलरली SIG जो है वो इनपुट पावर टू द जनरेटर है। इनपुट पावर टू द जनरेटर है मतलब फील्ड एक्साइटेशन की वजह से जनरेटर तक पहुंचने वाली पावर कितनी है, EG × I कॉन्जुगेट हो जाएगा। बेटा यहाँ पर भी AC पावर के लिए मैं वोल्टेज इनटू करंट कॉन्जुगेट करूंगी तो वोल्टेज EF है, करंट आपका I है, तो वोल्टेज इनटू मतलब EGI कॉन्जुगेट ही आपकी SIG, I फॉर इनपुट, G फॉर जनरेटर, इनपुट पावर टू द जनरेटर, कॉम्प्लेक्स इनपुट पावर टू द जनरेटर SIG विच विल बी EF × IA कॉन्जुगेट होगा। अब पढ़ेंगे इसके बाद आगे। इसका रियल पार्ट PIG, एक्टिव इनपुट पावर टू द जनरेटर, रिएक्टिव इनपुट पावर टू द जनरेटर, ये I है, O नहीं है बेटा। रिएक्टिव इनपुट पावर टू द जनरेटर, इस तरीके से ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर बता रही हूँ। SOG POG + JQOG होगा जैसा बताया है। VI कॉन्जुगेट होता ही है। V का फेज़र V फेज़र ही रख रही हूँ, I फेज़र को मैं इस फॉर्म में रख रही हूँ, EF फेज़र - V फेज़र अपॉन ZS कॉम्प्लेक्स, और कॉन्जुगेट अभी मैंने ऑपरेट नहीं किया है, इस ऑपरेटर को यूज़ नहीं किया है। V को मैं पोलर में ले लेती हूँ, फेज़र को मैं शो कर देती हूँ V एंगल 0 से, EF को शो कर देती EF एंगल डेल्टा से, मैग्नीट्यूड है EF और एंगल हो जाएगा डेल्टा। V फेज़र को V मैग्नीट्यूड और एंगल 0 से शो कर देते हैं डिवीजन में। ZS कॉम्प्लेक्स का पोलर फॉर्म है, ZS मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा Z यहाँ से उठा रहे हैं, और ये आपका कॉन्जुगेट ऑपरेटर हो गया। अब V एंगल 0 ऐसे ही रखा, EF एंगल डेल्टा। अब यहाँ पे मैं क्या कर दे रही हूँ, EF एंगल डेल्टा डिवाइडेड बाय ZS एंगल थीटा Z ले रही हूँ। तो EF अपॉन ZS जो होगा वो मैग्नीट्यूड फॉर्म हो जाएगा, और एंगल हो जाएगा डेल्टा - थीटा Z। माइनस V एंगल 0 को मैं ZS एंगल थीटा Z से डिवाइड करी तो V अपॉन ZS हो जाएगा, और एंगल हो जाएगा 0 - थीटा Z मतलब -θ Z हो जाएगा।
कॉन्जुगेट अभी परफॉर्म नहीं किया है। V एंगल 0, अब हम कॉन्जुगेट परफॉर्म कर दे रहे, तो कॉन्जुगेट ऑपरेटर की वजह से ये होता है कि अंदर के जो एंगल्स होते हैं मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आता, एंगल्स के साइन चेंज हो जाते हैं, सब पढ़ चुके हैं बेटा। तो EF अपॉन ZS, और ये एंगल चेंज हुआ तो डेल्टा माइनस थीटा जेड की जगह थीटा जेड माइनस डेल्टा हो गया, साइन चेंज हो गया बेटा। इस पर नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है एंगल्स के साइंस पर। V अपॉन ZS वैसे ही रहा, थीटा माइनस थीटा जेड था वो प्लस थीटा जेड हो गया। अब हम मैग्नीट्यूड बाहर जो V मैग्नीट्यूड और एंगल 0 है तो V एंगल 0 V ही होगा, तो V इंटू EF अपॉन ZS ये लिखा। एंगल इसका थीटा जेड माइनस डेल्टा है क्योंकि इसका एंगल 0 और ये एंगल, तो दोनों का एडिशन होगा मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है, एंगल्स का एडिशन। इस एंगल में 0 एंगल ऐड होके सेम यही एंगल रहेगा। माइनस V अपॉन ZS इंटू V करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन ZS होगा, और 0 एंगल प्लस थीटा जेड मतलब थीटा जेड हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो कि SOG है, इसका रियल पार्ट जो होगा वो POG होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो QOG होगा। वो मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में बेटा, पर आपको बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को दिमाग में अच्छे से रखिए, कंफ्यूज्ड मत होइए, क्योंकि यही ईजी चीज़ आगे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसे पढ़ना भी ज़रूरी होता है। भले ही आज आपको लग रहा होगा कि हाँ इसमें कुछ खास नहीं है, पर है बेटा खास, ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।